नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जिस तरीके से इंडिया ने पूरे तरीके से डोमिनेट किया कल के मैच को, तो वो तो एक अच्छा नज़ारा था। और 14 तारीख को आई डोंट नो कि यहाँ पे मॉरली स्टैंड पॉइंट ना देखना ठीक होगा कि देखना ठीक होगा। अगर इंडिया एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट देता है पाकिस्तान को, तो मे बी इट्स वर्थ इट। एक तरीके से जो है एक दूसरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और मैं एक कमेंट देख रहा था जिसको देख के मुझे दुख भी लग रहा था, हंसी भी लग रहा था। जब इसराइल ने अभी कतर को बॉम्ब किया है, तो एक कमेंटर ने कमेंट किया है कि अगर इसराइल की जगह इंडिया होता तो हमास के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता, और वो क्रिकेट मैच देख के फिर ट्रेड भी जो है दोबारा शुरू हो जाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच। और क्रिकेट मैच तो एक शुरुआत है, उसके बाद अगर ट्रेड भी फिर रिज्यूम हो जाए, ये सब देख के टेररिस्ट लोग फिर सोचेंगे कि इंडिया का स्टांस वीक हो गया है, चलो फिर से कोई पहलगाम जैसा अटैक करते हैं। आई होप कि ये चीज़ ना हो। और जो कमेंटर्स ने कमेंट किया है, ये किसी न किसी हद तक सही भी है। तो इसराइल डजंट प्ले अराउंड। इसराइल क्रिकेट मैच नहीं, एकदम गोले जो है डायरेक्ट देश पे बरसाते हैं, जो जो दुश्मन हैं उनके स्पॉट्स पे बरसाते हैं। लेकिन फिर आपको क्या लगता है, कल के मैच को जो है वो खेल रहे हैं वो सही है कि गलत डिसीजन है? बहुत कोई आजकल मीडिया लोग कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। इवन मैं बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट देख रहा था जहाँ पे बोला जा रहा था कि हमारे कैप्टन ने, सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कैप्टन के साथ हैंडशेक नहीं किया है। तो ये फिर मैं एक इंस्टाग्राम में दूसरा रील देखा जहाँ पे एक्चुअली जो है हैंडशेक कर रहे हैं। एक्चुअली बीसीसीआई इज़ द रीज़न। बीसीसीआई ने अगर इस सिचुएशन में इंडियन प्लेयर्स को पुट किया है, तो ये लोग तो बीसीसीआई के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। कोई भी प्लेयर बीसीसीआई के डिसीजन को भी नकार दे, उसके टॉप में भी जाए, तो उसका मतलब है अपना करियर जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। बट बीसीसीआई इस लेवल की लालची है कि इस सिचुएशन में भी इस सिचुएशन को सिंपैथाइज करके पाकिस्तान को एक सबक सिखाने की जगह इस सिचुएशन को इनकैश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। खैर, आपका क्या मानना है कि क्या एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट से हम इस चीज़ का बदला ले सकते हैं, और या फिर जो है खेलना ही एक गलत चीज़ है? एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो बीसीसीआई के पास ही जाएगा, और कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर बीसीसीआई पैसे के लालच के लिए ये मैच करवा सकता है। तो पैसे के लालच के लिए बुके सट्टाबाजी बहुत होता है इंडिया पाकिस्तान मैच में। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर इंडिया को जानबूझ के हराया जाए फॉर सम सट्टाबाजी एंड फॉर सम कैश, तो वो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि मेजोरिटी 90% जो है इंडिया पे ही बेट कर रहे होंगे। इस सिचुएशन में जो 10% पाकिस्तान पे बेट कर रहे होंगे, वो अगर पाकिस्तान जीतता है तो वो मालामाल हो जाएगा, जिसका बहुत सारा पोर्शन जो है, जो बीसीसीआई भी खाने की जो लालची हो सकता है। आई कैनॉट एश्योर, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता हूँ, बट ऐसा भी मतलब ये इम्पॉसिबल भी नहीं है जिस तरीके का रवैया है। खैर, हम अभी वन कंट्री वॉज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमेशा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेके, इस मैच को लेके बांग्लादेश मीडिया का क्या कहना है? बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश मीडिया और ओवरऑल जो प्लेयर्स है वो तो थर थर काँप रहे हैं। ये भी वैसे एक मज़े वाली सिचुएशन है, एन्जॉयमेंट वाली तो है। बट मैं भी अभी इसमें डिलेमा में हूँ कि ये एक प्रॉपर इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, या फिर हमें ओवरऑल मैच को ही बॉयकॉट करना चाहिए। खैर, फिलहाल हम बांग्लादेश की रिपोर्ट देखते हैं कि बांग्लादेश का क्या कहना है इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ধুর, এটা কোনো ম্যাচ হল? धुर, ये कौन सा मैच था? शुरू होते ही खत्म। यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ भारत जो जीतेगा वो जोरदार अंदाज में जीतेगा, ये हम सब जानते थे। इसीलिए यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम चाहे खेल शुरू होने से पहले जितना भी हुंकार भर लें कि उनकी टीम में भारत को हराने की क्षमता है, ये केवल शब्दों तक ही सीमित है, ये हम सब समझ गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी टीम मैच में थोड़ी भी चुनौती खड़ी कर पाएगी। वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से असहाय आत्मसमर्पण करेंगे। मतलब भारत को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी कमजोर टीम के खिलाफ खेल रहे हों। হচ্ছিল যেন পাড়া গলির কোনো টিমের বিপক্ষে তারা খেলছে।
শুধু আরব আমির केवल अरब अमीरात ही नहीं बल्कि मैदान पर उनका प्रदर्शन देखकर लगता था कि वे एशिया कप की बाकी टीमों को भी यह दिखा रहे हैं कि वे कितनी ताकत से दूसरों पर टूट सकते हैं। शायद सबसे बड़ा हुंकार पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा क्योंकि अगला मैच उन्हीं के खिलाफ इस रविवार को है। एशिया कप के इस पहले मैच में भारत ने T20 फॉर्मेट में 7 महीने बाद उतरते हुए कोई मुश्किल नहीं झेली। पहले उन्होंने अरब अमीरात को 13.1 ओवर में 57 रन पर ऑल आउट कर दिया और फिर वही रन उन्होंने मात्र 4.3 ओवर में पार कर लिया, केवल एक विकेट गवाकर। এবং তারপরে সেই রান তারা টপকে গিয়েছে মাত্র 4.3 ওভারে এক উইকেট হারিয়েই, অর্থাৎ দুই ইনিংস মিলিয়েও 20 ওভার। मतलब दोनों इनिंग्स मिलाकर भी 20 ओवर पूरे नहीं हुए। मैच कितना एकतरफा हुआ इसका श्रेय भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी जाता है। दर्शकों के नजरिए से कहा जाए तो अगर वे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते तो शायद दर्शक थोड़ा अधिक एंटरटेन हो पाते और भारत की इनिंग्स में देखने लायक कुछ होता, लेकिन क्योंकि मैच इतना एकतरफा हो गया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, इसलिए इस मैच में दर्शकों को ज्यादा मनोरंजन नहीं मिला। কিন্তু এত একপেশে হয়ে গিয়েছে যে তিনি টস জিতে আগে ব্যাটিং এ পাঠিয়ে ইউএ কে, এই জায়গাটাতে আসলে এই ম্যাচটা থেকে আসলে দর্শকদের খুব একটা বিনোদিত হবার মতো কিছু ছিল না। ভারতের সেটা নিয়ে হেডেক থাকার কথা না। भारत की योजना का यही हिस्सा था कि वे तैयारी जैसा करना चाहते थे। एशिया कप ट्रॉफी जीतने की तैयारी वो मुख्य टूर्नामेंट में आकर पहले मैच में बहुत अच्छे से कर पाए और उन्होंने ये कर भी दिखाया। तो सवाल ये है, इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? কোনটা দেখুন, বলার সময় আমি হাসছি, হাসার কারণ देखिए, मैं बात करते हुए हंस रहा हूँ। हंसने की वजह यह है कि जो टर्निंग पॉइंट की बातें होती हैं उनमें अक्सर बहुत कुछ होता है, जैसे कोई बहुत टाइट मैच, किसी एक मोमेंट में खेल का मोमेंटम बदल जाता है, शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब मैच इतना एकतरफा हो तो टर्निंग पॉइंट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। भारत की बल्लेबाजी इनिंग्स से तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने 4.3 ओवर में ही वो 57 रन पार कर लिए, केवल एक विकेट खोकर। আলোচনা করতে পারেন যে ইনিংস यहाँ आप ज्यादा चर्चा कर सकते हैं कि इनिंग्स की बेहद तेज डिलीवरी में कैसे अभिषेक शर्मा ने स्पिनर की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाया, अगली गेंद को पॉइंट कवर की तरफ भेजकर फिर एक और चौका, या फिर शुभमन गिल जिन्होंने पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद 1 साल से ज्यादा समय तक नेशनल टीम में T20 फॉर्मेट में वापसी की और लौटते ही एक छोटी मगर अप्रत्याशित इनिंग खेली। खास बात ये कि उन्होंने जो छक्का मारा वो स्टेप आउट करके फ्लिक शॉट था और सूर्य कुमार यादव ने भी उस पर एक छक्का लगाया। এসে শেষের দিকে তিনি একটা ছক্কা মেরেছেন। এগুলো নিয়ে আপনি ওই শটগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। इन छोटी छोटी बातों पर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भारत ने 57 रन का पीछा करते हुए जो इनिंग खेली वहां टर्निंग पॉइंट ढूंढना वाकई बेकार है। अभिषेक शर्मा थोड़े निराश हो सकते हैं कि उन्होंने अंत तक विकेट पर नहीं टिके। 16 गेंद में 31 रन बनाने के बाद एक और बड़ा शॉट मारने की कोशिश में वह आउट हो गए और यही अरब अमीरात के बॉलर्स और फील्डर्स की सफलता का एकमात्र पल था। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा और उनकी बल्लेबाजी, क्या उसमें कुछ था? কিছু ছিল। দেখুন, ইউএর ব্যাটিং এর শুরুটা কিন্তু খারাপ হয়নি। देखिए, यूएई की बल्लेबाजी की शुरुआत इतनी खराब नहीं थी। पहले 3 ओवरों में उन्होंने 25 रन बना लिए थे बिना कोई विकेट खोए। उस समय ये किसने सोचा होगा, या अगर आप सोचें कि पावर प्ले के अंत तक उन्होंने 2 विकेट जसप्रीत बुमराह के हाथों गवा दिए और 1 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया। इसके बावजूद पावर प्ले के अंत में वे 2 विकेट पर 41 रन ही थे। जसप्रीत बुमराह के आखिरी ओवर में मोहम्मद वसीम ने 3-3 बाउंड्री मारी, लेकिन फिर भी ये अंदाजा नहीं था कि वे 57 रन पर ऑल आउट हो जाएंगे। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়বে সেটা ওরকম বোঝা যায়নি। 2 উইকেটে 47 তারা ছিল সেইখানে। 47 रन पर 2 विकेट के साथ अगले 10 रन में उन्होंने अपने अंतिम 8 विकेट खो दिए। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके और मोहम्मद वसीम का विकेट भी एलपीडब्ल्यू से गिराया। इसके बाद केवल गेंदबाजी और विकेट की घटनाओं का सिलसिला चला। যাকে তিনি এলপিডব্লিউ ফাঁদে ফেলেছেন, তারপরে আসলে জাস্ট শুধু আসা যাওয়ার মিছিল এবং সেইখানটাতে বলার মতো ঘটনা একটাই বলতে পারেন যে 8 উইকেट। एकमात्र उल्लेखनीय घटना थी कि 8 विकेट गिरने के बाद भारत ने एक अपील की जब यूएई का बल्लेबाज क्रीज पर था और विकेट कीपर संजू सैमसन ने गेंद पकड़कर फेंकी। थर्ड अंपायर के पास जाने के बाद आउट घोषित हुआ और उस समय भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अंपायर से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपील वापस ले ली, क्योंकि बल्लेबाज कह रहा था कि गेंदबाजी के समय शिवम दुबे का टॉवल कमर से गिर गया था और उसे ठीक करने के लिए थोड़ा विचलित हो गया था। यही खेल भावना की घटना थी। কেননা ওই ব্যাটসম্যান বলছিলেন যে বল করার সময় শিবান দুবের যে তাওয়ালটা পড়ে গিয়েছিল কোমর থেকে, কোমরে গুজে রাখা, এবং সেই জায়গাটাতে তিনি একটু ডিস্ট্র্যাক্ট হয়েছেন, সেই কারণে অ্যাপিলটা তুলে নিয়েছেন। এইটাই আসলে বলার মতো ঘটনা। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए और इसके बाद केवल समय की बात थी कि यूएई 10 रन में अपने अंतिम 8 विकेट खोकर 57 रन पर ऑल आउट हो गया। শেষ 8 উইকেট হারিয়ে 57 রানে অল আউট হয়ে গেল ইউনাইটেড আরব আমিরাত। ভারতের এই জায়গাটাতে বোলিং লাইন আপের
ধরেন তারা भारत की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट लिए। शिवम दुबे जो इस मैच में ऑलराउंडर की भूमिका में आए थे, उन्होंने 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट झटके। বোলিং করে 4 রান দিয়ে তিনিও 3টা উইকেট তুলে নিয়েছেন। জাসপ্রীত বুমরাহ जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में शानदार गेंदबाजी की थी, इस बार पहली बार भारत के टी20 फॉर्मेट में उतरे। थोड़ी रस्टीनेस थी लेकिन उन्होंने एक विकेट लिया। वरुण चक्रवर्ती भी विकेट लिए। 57 रन पर विपक्ष को ऑल आउट करने में केवल हार्दिक पांड्या ने शुरू में एक ओवर बॉलिंग की थी, उसमें कोई विकेट नहीं मिला। আর ভারতের 11টাতে যেটা কৌতূহল জায়গা নিয়ে সেইখানটাতে তারা भारतीय टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को चुना गया, जबकि ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल थे। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, इसीलिए सैमसन मध्य क्रम में थे। यह मैच में ज्यादा दिखाई नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शायद देखा जा सके। टीम ने 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और एक पेस बॉलर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह को लिया। স্পেশালিস্ট স্পিনারের সঙ্গে পেস বোলার স্পেশালিস্ট শুধু জাসপ্রীত বুমরাহকে নিয়েছেন, সঙ্গে এইখানটাতে দুই যে অলরাউন্ডার 2 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे पेस बॉलिंग का काम संभाल रहे थे। ম্যাচটাতে বোঝা গেছে। ফলে এই যে ম্যাচটা হলো ভীষণ রকম এক পেশে इस मैच से स्पष्ट हो गया कि यह मैच बेहद एक तरफा, एक पक्षीय और पूरी तरह से पूर्वानुमानित था। यूएई शायद थोड़ा संघर्ष कर सकते थे, लेकिन भारत को धमकी देना और जीतना उनके लिए असंभव था। मैं मैच से पहले भी कह चुका था कि भारत के जीतने की संभावना 99% थी और यूएई के लिए केवल 1%। भारत ने इसे शानदार ढंग से पूरा किया। হয়তো বা তাদেরকে সুযোগ দিতে হয় বলে 100% এর মধ্যে 1% চান্স দিচ্ছে জয়ের জন্য। 99% চান্সই আসলে ভারতের ছিল এবং ভারত সেটা খুব 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 ভালোভাবেই করতে পেরেছে। আমি জানি না আগে ব্যাটিং করলে তাদের প্র্যাকটিস पहले बल्लेबाजी करने से यूएई की प्रैक्टिस और बेहतर हो सकती थी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले, लेकिन जो रथलेस प्रदर्शन भारत ने दिखाया वह सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की बाकी टीमों के लिए एक संदेश भी था कि भारत कितना मजबूत है। তো নেক্সট ম্যাচের প্রতিপক্ষ শিরোপাপ্রাপ্তরাশি অন্য দলগুলোর জন্য এটা একটা বার্তাই কি ভারত আসলে দিতে চেয়েছে কিনা, নিশ্চিতভাবেই চেয়েছে। আর টার্নিং পয়েন্টের কথা निश्चित বললে रूप से उन्होंने কোনটা ये খুঁজে करना বের चाहा। করব, কোন और জায়গাটার अगर কথা टर्निंग বলবো। আচ্ছা, पॉइंट की ঠিক बात আছে, करें তখন হচ্ছে तो কি ওই যে किसको একটা चुने, किस more जगह को or less देखें। ठीक है, मैच প্রথম की 3 शुरुआत ওভারের में পর, पहले 3 ओवरों के बाद एक একটা अच्छा ভালো स्टार्ट স্টার্টের मिलने পর के बाद UAE যে यूएई দুইটা ने 2 উইকেট विकेट হারিয়ে खो दिए। ফেললো, সেইখান उस থেকেও स्थिति যে से भी তারা वे रिकवर recover कर गए করলো। और 2 विकेट पर 2 47 रन तक 47 पहुंच রানে गए। পৌঁছে फिर গিয়েছিল। कुलदीप তারপরে यादव ने কুলদীপ एक যাদব ओवर में একেবারে 3 विकेट তিনটা लिए, উইকেট जिसमें তুলে मोहम्मद वसीम का विकेट भी शामिल মহদু था। ওয়াসিমের উইকেটটা সহ সেখান থেকেই তো শেষ 10 রানে 8 উইকেট। वहीं से आखिरी 10 रन में उनके 8 विकेट गिर गए। उस 9वें ओवर की जिम्मेदारी कुलदीप यादव की है। यही भारतीय टीम की विस्फोटक, विध्वंसक, एक तरफा जीत का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। आप इसे टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं या फिर आप चाहें तो और भी बहुत कुछ इसमें जोड़ सकते हैं। इस मैच में किसी भी चीज को टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। सबसे पहले पायल कुमार रॉय ने लिखा है कि भारत की वर्तमान टी20 टीम विश्व क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद तमाल ने लिखा है कि पहले बल्लेबाजी करने पर 300 रन बनाता था। उसके बाद शरीफ इस्लाम सिसिर ने लिखा है कि मान लिया कि बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया, लेकिन सामने भारत है, क्या वह चैंपियन बन पाएगा? एक बार भारत की स्क्वाड की तरफ नजर डालिए, इस टीम को हराने की ताकत किसी के पास नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि कल के मैच के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम अल्लाह का धन्यवाद अदा कर रही है कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और वे एशिया कप में भारत के साथ सेम ग्रुप में नहीं है, वरना ग्रुप स्टेज के खेल में ही बांग्लादेश की ऐसी हालत होती कि जैसे फिर से एक आंदोलन हो जाता, यूनुस सरकार गिर जाती और हसीना सरकार फिर से वापस आ जाती। उसके बाद तपन रॉय ने लिखा है कि अरे दादा, इंडिया के हर एक बल्लेबाज आजकल एक एक कोहली है। उसके बाद शमसुल हक ने लिखा है कि भारत की टीम बहुत मजबूत है, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद राहुल बिस्वास ने लिखा है कि सुना है कि बांग्लादेश यूएई के हाथों सीरीज हार गया था। उसके बाद इरफान शेख ने लिखा है कि बांग्लादेश यूएई के साथ सीरीज 1-2 में हार गया और वे फिर से भारत से तुलना कर रहे हैं। उसके बाद सोंगरोहोशाला ने लिखा है कि भारत बड़ी बड़ी बातें करने की योग्यता रखता है। उसके बाद आफताब ने लिखा है कि नोमान भाई, एक बात आपने बिल्कुल सही कही, ऐसा लग रहा था मानो कोई मोहल्ले की टीम खेल रही हो। ट्राई नेशन में यूएई ने शानदार मुकाबला किया, लेकिन बाकी टीमों के साथ भारत का अंतर कितना बड़ा है ये अच्छी तरह समझ में आ गया। आपका विश्लेषण लाजवाब है। उसके बाद शरीफ इस्लाम सिसिर ने लिखा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश या पाकिस्तान चैंपियन होगा, ये मजाक से कम नहीं। इस टीम को हराने की ताकत अभी तक किसी ने बनाई ही नहीं है। बांग्लादेश चैंपियन होगा ये सोचना भी एक तरह की मूर्खता है। क्या बांग्लादेश इस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बन सकता है? ऐसी टीम का बांग्लादेश के पास अभी तक जन्म ही नहीं हुआ। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश शायद आजकल सिर्फ ऑनलाइन क्रिकेट गेम में ही अच्छी टीमें बना पाते हैं और वहीं चैंपियन बनते हैं। उनमें से कोई चैंपियन होता है तो कोई कहता है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान चैंपियन होगा।
ये तो मजाक है। सस्ते का नशा करके ऑनलाइन क्रिकेट गेम तो जीता जा सकता है, लेकिन असली मैदान में आज भारत को हराना कितना मुश्किल है ये यूएई से जाकर जानने की जरूरत नहीं है। भारत की 11 खिलाड़ियों की टीम स्क्वाड देखकर ही पाकिस्तान और बांग्लादेश समझ चुके हैं, क्योंकि वो टीम कोई ऑनलाइन टीम नहीं है जिसे वे सजाएंगे, वो टीम तो भारतीयों ने सजाई है। उसके बाद मनीमोहन ने लिखा है कि बांग्लादेश की तरह भारत किसी टीम को हल्के में नहीं लेता और खेलते समय उनका असली उद्देश्य खेल जीतना होता है, लोगों का मनोरंजन करना नहीं। उसके बाद ट्रैवल ब्लॉगर ने लिखा है कि इस भारत को हराने की क्षमता एशिया कप की किसी टीम के पास नहीं है। कड़वा सही, लेकिन ये सच है। उसके बाद संजीत मंडल ने लिखा है कि अगर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया जाए तो वह मैच देखने लायक होगा। उसके बाद सैकत चक्रवर्ती ने लिखा है कि दादा, पाकिस्तान को जवाब देने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम आधे भारतीय 14 तारीख का मैच देखेंगे ही नहीं। हमारे लिए पाकिस्तान से बड़े टीम है ओमान, यूएई, नेपाल और बांग्लादेश। उसके बाद जय स्वैन ने लिखा है कि भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, कुछ रिकॉर्ड बनते और दर्शकों के लिए मैच और भी रोमांचक हो जाता। उसके बाद रफीकुल इस्लाम ने लिखा है कि यूएई भारत का नाम सुनते ही डर गया। उसके बाद केडीएच ओएसडीजीवी ने लिखा है कि बांग्लादेश आज भी हांगकांग के साथ हार जाएगा, एक मैच भी जीत पाएगा नहीं, भारत के खिलाफ तो पूरी तरह हार जाएगा। उसके बाद लेखा पारा काकारी ने लिखा है कि भारत के खिलाफ 200 से अधिक रन बनाने के बावजूद भी यह काम नहीं आया। उसके बाद मेहदी हसन शकील ने लिखा है कि भारत जैसी टीम एशिया में कोई नहीं है।